हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BSOG 176 यानी अर्थव्यवस्था एवं समाज। अगर आप इस पेपर कोड का असाइनमेंट, गेस्ट पेपर या नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट को सर्च भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। यहाँ पे आके आप अपना पेपर कोड सर्च कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ से इजीली असाइनमेंट, नोट्स एंड गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत कम रेट में देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार हम लेकर आए हैं गेस्ट पेपर में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको आप अगर अपने एग्जाम में कवर कर लेंगे तो आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप हमें व्हाट्सएप पे भी डायरेक्ट कांटेक्ट करके असाइनमेंट एंड PYQs को परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे हमारी सारी क्लास की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती है और साथ ही फ्री PDF नोट्स भी आपको वहाँ पे मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, उपभोग की अवधारणा की विवेचना कीजिए। यानी उपभोग का क्या अर्थ है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। अगर हम बात करें उपभोग के अर्थ की, तो क्या होता है कि अर्थशास्त्र में उपभोग का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की संतुष्टि करना। जब कोई व्यक्ति भोजन करता है, कपड़ा पहनता है, मोबाइल का यूज करता है यानी उपयोग करता है, या शिक्षा प्राप्त करता है, तो वह उपभोग कर रहा होता है। यानी उपभोग का अर्थ क्या हुआ अर्थशास्त्र के अनुसार, कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी सेवाओं का, किसी भी वस्तुओं का उपयोग कर रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा उपभोग कहलाता है। अगर हम सरल शब्दों में उपभोग की बात करें, तो सरल शब्दों में उत्पादन के बाद वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम उपयोग ही उपभोग कहलाता है। उपभोग आर्थिक क्रियाओं का अंतिम चरण है, क्योंकि उपभोग का मुख्य उद्देश्य लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। यानी अगर हम इसे सरल शब्दों में समझे तो उपभोग क्या है कि जितना भी हमारा उत्पादन है, वस्तुओं से संबंधित, सेवाओं से संबंधित, उसका जो अंतिम उपयोग जो है, जो व्यक्ति कर रहे हैं, वो हमारा क्या है, उपभोग कहलाता है। अगर हम उपभोग की बात करें तो उपभोग जो है वो हमारा आर्थिक क्रियाओं का एक अंतिम चरण है, क्योंकि उत्पादन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो अब हम ये जानते हैं कि उपभोग की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अगर हम बात करें उपभोग की विशेषताओं की, तो सबसे पहली विशेषता है उपभोग की, वो है संतुष्टि प्राप्त करना। संतुष्टि प्राप्त करना मतलब उपभोग का मुख्य उद्देश्य होता है संतोष, संतुष्टि प्राप्त करना। दूसरा, वस्तु या सेवाओं का उपयोग। उपभोग में वस्तुओं जैसे रोटी, कपड़ा और सेवाओं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, दोनों का उपयोग शामिल है। तीसरी विशेषता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपभोग। इसमें क्या होता है कि कुछ वस्तुएं सीधा उपयोग की जाती हैं, जैसे हमारा भोजन, जबकि कुछ वस्तुएं उत्पादन के लिए उपयोग करके अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि देती है, जैसे मशीनें। चौथी जो विशेषता है वो है आर्थिक क्रिया। अगर हम आर्थिक क्रिया की बात करें तो उपभोग की जो आय होती है वो उपभोग आय पर निर्भर करता है। आर्थिक क्रिया में जितनी अधिक आय होगी उतनी ही हमारी उपभोग की मात्रा भी अधिक होगी। ठीक है, तो ये थी हमारी उपभोग की विशेषताएं। अब जानते हैं हम उपभोग के प्रकार। उपभोग के कौन कौन से प्रकार हैं। अगर हम उपभोग के मुख्य भागों में से देखें तो वो कौन कौन से हैं। पहला जो प्रकार है हमारे उपभोग के वो है प्रत्यक्ष उपभोग। प्रत्यक्ष उपभोग क्या होता है, जब वस्तु या सेवा सीधा उपयोग करके संतुष्टि प्राप्त की जाती है तो उसे हम प्रत्यक्ष उपभोग कहते हैं, जैसे भोजन करना, कपड़ा पहनना। ठीक है, यानी प्रत्यक्ष उपभोग में कौन सा उपभोग आता है हमारा, जिसमें हम जो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनका डायरेक्ट उपयोग करते हैं और उनसे हमें संतुष्टि मिलती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष उपभोग कहलाता है। जिसमें हमारी, जैसे अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो भोजन करना, कपड़े पहनना भी हमारा किस में आता है, प्रत्यक्ष उपभोग में आता है। दूसरा जो इसका मुख्य भाग है वो है अप्रत्यक्ष उपभोग। अगर हम अप्रत्यक्ष उपभोग की बात करें तो ये कौन सा होता है, ये भी जान लेते हैं। अप्रत्यक्ष उपभोग में क्या होता है कि जब वस्तु का उपयोग किसी अन्य वस्तु के उत्पादन में किया जाता है और अंत में उससे संतुष्टि मिलती है, तो वह हमारा अप्रत्यक्ष उपभोग कहलाता है। यानी जो हमारा उपभोग है
जिसमें प्रत्यक्ष उपभोग में हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट वस्तुओं को और सेवाओं का उपयोग कर रहे थे। लेकिन अप्रत्यक्ष में हम क्या कर रहे हैं कि जब किसी वस्तु का उपयोग किसी और वस्तु के उत्पादन में किया जा रहा है और उससे हमें संतुष्टि मिल रही है, तो वो ही हमारा क्या कहला रहा है, अप्रत्यक्ष उपभोग कहला रहा है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण क्या है कि मशीनों का उपयोग। मशीनों का उपयोग हम क्यों कर रहे हैं, किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए कर रहे हैं, उससे हमें भी क्या मिल रही है, संतुष्टि मिल रही है, तो ये हमारा अप्रत्यक्ष उपभोग में आएगा। इसके अलावा उपभोग को निजी उपभोग यानी व्यक्तिगत उपयोग और सार्वजनिक उपभोग यानी सरकार द्वारा जनता के लिए सेवाएं जैसे सड़क सुरक्षा में भी बांटा जा सकता है। यानी हमने दो प्रकार पढ़े, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इसके अलावा हम उपभोग को निजी उपभोग और सार्वजनिक उपभोग में भी बांट सकते हैं। निजी उपभोग में जो व्यक्तिगत उपयोग किया जा रहा है वस्तुओं का सेवाओं का, वो आएगा, और सार्वजनिक उपभोग में जो सरकार द्वारा जनता के लिए सेवाएं जारी की जा रही हैं, वो हमारा सार्वजनिक उपभोग में आएगा। अब हम बात करते हैं उपभोग का महत्व। उपभोग का महत्व क्या होता है, उपभोग क्यों जरूरी होता है। अगर हम उपभोग के महत्व की बात करें तो पहला इसका जो महत्व है वो है कि ये उत्पादन को प्रेरित करता है। पहला महत्व क्या है कि ये उत्पादन को प्रेरित करता है। यदि लोग वस्तुएं नहीं खरीदेंगे तो हमारा उत्पादन रुक जाएगा। दूसरा दूसरा महत्व क्या कहता है कि आर्थिक विकास में योगदान, यानी उपभोग का दूसरा महत्व जो है वो है आर्थिक विकास में योगदान। अधिक उपभोग से क्या होगा, बाजार की मांग बढ़ती है, जिससे हमारे उद्योग और व्यापार भी बढ़ते हैं। तो आर्थिक विकास में भी उपभोग का जो महत्व है वो बहुत अधिक है। तीसरा महत्व जीवन स्तर में सुधार। बेहतर वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग से क्या होता है, जीवन का स्तर ऊंचा होता है। चौथा महत्व रोजगार सृजन। अगर हम रोजगार सृजन की बात करें तो जितना ज्यादा उपभोग होगा उतना ज्यादा क्या होगा, हमारा रोजगार के अवसर खुलेंगे, है ना। जैसे जैसे मांग बढ़ेगी वैसी वैसी हमारे नए उद्योग खुलते हैं और इससे क्या होता है कि हमारे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है उपभोग और उपयोगिता। अब हम बात करते हैं उपभोग और उपयोगिता की। तो अर्थशास्त्र में उपभोग का संबंध हमारा उपयोगिता से है, और उपयोगिता का अर्थ क्या होता है कि किसी वस्तु की वह क्षमता जिससे हमारी आवश्यकता पूरी करे, वह ही हमारी क्या कहलाती है, उपयोगिता कहलाती है। यानी कि कोई वस्तु की क्षमता जिससे हमारी क्या हो रही है, आवश्यकता पूरी हो रही है, वही हमारी उपयोगिता कहलाती है। जितनी अधिक उपयोगिता होगी व्यक्ति उतना ही अधिक उपभोग कर पाएगा। यानी जितनी ज्यादा हमें हमारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं किसी वस्तु की क्षमता से, उतनी जितनी ज्यादा हमारी उपयोगिता होगी उतना ही ज्यादा व्यक्ति उस चीज का उपभोग कर पाएगा। ठीक है, लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार लगातार उपभोग करने से किसी वस्तु की अतिरिक्त संतुष्टि क्या होती है, घटती जाती है। इससे सीमांत उपभोक्ता हास का नियम भी कहते हैं। यानी लगातार उपभोग करने से क्या हो रहा है, किसी वस्तु की जो संतुष्टि है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है, घटती जाती है। ठीक है, तो इसको हमने क्या नाम दिया, सीमांत उपयोगिता हास का नियम। ठीक है, ये हमारा होता है सीमांत उपयोगिता का नियम। इसको हम सीमांत उपयोगिता के नियम से भी जानते हैं, जिसमें किसी वस्तु का अत्यधिक उपभोग करने से उसकी जो संतुष्टि है वो कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। इसका निष्कर्ष क्या कहता है, अंत में उपभोग अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह न केवल व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है बल्कि उत्पादन, रोजगार और आर्थिक विकास को भी प्रभावित करता है। उपभोग के बिना आर्थिक गतिविधियां अधूरी हैं, इसलिए उपभोग को अर्थशास्त्र की मूलभूत और आवश्यक अवधारणा माना जाता है। यानी इसका निष्कर्ष क्या कहता है कि जो हमारा उपभोग है वो अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये सिर्फ व्यक्तियों की आवश्यकता ही पूरी नहीं कर रहा, बल्कि ये उत्पादन भी बढ़ा रहा है, रोजगार के अवसर भी दे रहा है और आर्थिक विकास को भी प्रभावित कर रहा है। अगर उपभोग के बिना आर्थिक गतिविधियां हमारी क्या है, अधूरी है। अगर उपभोग नहीं होगा तो भी हमारी आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक आय क्या हो जाएंगी, अधूरी हो जाएंगी। इसलिए उपभोग को अर्थशास्त्र की मूलभूत आवश्यकता या आवश्यक अवधारणा माना जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, तीसरी दुनिया के विकास की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। पहले हम ये जानते हैं कि तीसरी दुनिया, ये जो शब्द है वो किसके लिए उपयोग किया गया। तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग उन देशों के लिए किया जाता है जो आर्थिक रूप से कम विकसित या विकासशील माने जाते हैं। इनमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के अन्य देश शामिल हैं, जैसे भारत, बांग्लादेश, नेपाल, केन्या, ब्राजील आदि। यानी जो तीसरी दुनिया जो नाम दिया गया वो किसको दिया गया, कौन से देशों को दिया गया, जो आर्थिक रूप से कम विकसित थे और कम विकासशील माने जाते थे, जिनमें हमारा एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका,
ऐसे ही कई और देश शामिल थे जिसमें हमारा भारत, बांग्लादेश, नेपाल, केन्या और ब्राजील जैसे देश इसमें शामिल थे, क्योंकि ये देश कभी उपनिवेश रहे हैं और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन्होंने अपने विकास की एक अलग राह अपनाई है। तीसरी दुनिया के विकास की प्रकृति को समझने के लिए उसके ऐतिहासिक, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है। तो ये थे हमारी तीसरी दुनिया का जो शब्द है वो किसके लिए उपयोग किया गया था और इसमें कौन कौन से देश शामिल थे और क्यों किया गया था तीसरी दुनिया का शब्द इन देशों के लिए। क्योंकि ये देश जो थे वो उपनिवेशवाद के अंतर्गत रहे थे, इन्होंने अपनी स्वतंत्रता के बाद इन्होंने अपनी विकास की एक अलग राह अपनाई थी, इसीलिए इन्हें तीसरी दुनिया के देशों के नाम से जाना गया। अब हम बात करते हैं इसका जो पहला जो प्रभाव था वो क्या था। पहला जो प्रभाव था वो था उपनिवेशवाद का प्रभाव। अगर हम उपनिवेशवाद का प्रभाव की बात करें तो ये किस प्रकार से हुआ कि तीसरी दुनिया के अधिकांश देश पहले क्या थे, यूरोपीय जो शक्तियां थी उनके अधीन थे। तीसरी दुनिया के अधिकांश देश क्या थे, यूरोपीय शक्तियों के अधीन थे। उपनिवेशवाद के कारण इन देशों की अर्थव्यवस्था केवल कच्चा माल पैदा करने तक सीमित हो गई थी। उद्योग, शिक्षा और आधारभूत ढांचे का विकास बहुत कम हुआ। स्वतंत्रता के बाद इन देशों को शून्य से विकास की शुरुआत करनी पड़ी, इसलिए इनका विकास धीरे धीरे और संघर्षपूर्ण रहा। यानी जो तीसरी दुनिया के जितने भी देश थे वो पहले यूरोपीय शक्तियों के अधीन थे। उपनिवेशवाद के कारण क्या हुआ कि इन देशों की जो अर्थव्यवस्था थी वो केवल कच्चा माल पैदा करने तक ही सीमित हो गई थी, ठीक है, जिसमें उनके उद्योग, शिक्षा और जितना भी उनका आधारभूत ढांचा था विकास से संबंधित वो बहुत कम हुआ। और स्वतंत्रता के बाद इन्होंने अपना जो विकास शुरू करा वो शून्य से शुरू करा और इसीलिए इनका जो विकास है वो धीरे धीरे और संघर्षपूर्ण रहा है। अब तीसरे बिंदु की बात करें तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो तीसरी दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से क्या थी, कृषि पे आधारित थी। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है और खेती पर निर्भर है। औद्योगिकीकरण की गति धीमी रही, परिणाम स्वरूप आय कम है और बेरोजगारी तथा गरीबी की समस्या इसमें अधिक पाई जाती है। यानी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो तीसरी दुनिया के जितने भी देश हैं वो किस पे आधारित हैं, कृषि पे आधारित है। और यहाँ की जितनी भी जनसंख्या है वो कहाँ रहती है, गाँव में रहती है और गाँव में वो खेती पे निर्भर थी। तो औद्योगिकीकरण की जो गति थी इनकी वो बिल्कुल धीमी रही। इसका परिणाम क्या निकल कर आया कि इनकी जो आय थी वो भी बहुत कम रही और बेरोजगारी और गरीबी की भी समस्या यहाँ पे अधिक पाई गई। अब हम बात करते हैं तीसरे बिंदु की, जो था हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अगर हम इसको जाने तो क्या था कि स्वतंत्रता के बाद कई देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के लिए भारत ने योजनाबद्ध विकास की नीति अपनाई और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से औद्योगिक और सामाजिक विकास का प्रयास करा। राज्य ने बड़े उद्योग, बिजली, परिवहन आदि जैसे क्षेत्रों में प्रमुख भूमिका निभाई। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल में हमने क्या पाया कि जो सरकारी क्षेत्र जो है और जो निजी क्षेत्र जो है ये दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं। और अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो भारत में जितनी भी योजनाबद्ध विकास नीतियां अपनाई जाती हैं, चाहे वो हमारी पंचवर्षीय योजना हो, इनके माध्यम से क्या किया जाता है, इनके माध्यम से औद्योगिक और सामाजिक विकास का प्रयास किया जाता है, जिसमें हमारे राज्य के जितने भी बड़े उद्योग हैं या बिजली है या परिवहन है, इन क्षेत्रों के अंदर इसमें राज्य जो है वो प्रमुख भूमिका निभाता है। अब हम बात करते हैं इसके चौथे बिंदु की, जो है असमानता और गरीबी। अगर हम असमानता और गरीबी की बात करें तो तीसरी दुनिया के विकास की एक प्रमुख विशेषता क्या है, आय और संसाधनों की असमानता। ठीक है, तीसरी दुनिया के जो जितने भी लोग थे उनके सामने जो उनकी जो विशेषता थी वो क्या थी, आय और संसाधनों की असमानता। कुछ लोगों के पास अधिक संपत्ति है जबकि बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं भी समान रूप से उपलब्ध नहीं है। यह असमानता विकास की गति को प्रभावित करती है। यानी असमानता और गरीबी की बात करें तो तीसरी दुनिया के जो देश थे उनके सामने संसाधनों की जो असमानता थी वो बहुत प्रमुख थी। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के पास अधिक संपत्ति थी और कुछ लोगों के पास नहीं थी। अगर हम इसकी जनसंख्या के ऊपर बात करें तो सबसे बड़ी मात्रा में हमें गरीबी रेखा के नीचे के लोग पाए गए, जिसमें उनका जो जीवन यापन का जो स्तर था वो गरीबी रेखा के नीचे था, जिसमें उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से संबंधित जितनी भी सुविधाएं थी उनको उपलब्ध नहीं थी। और ये असमानता क्या कर रही है, विकास की गति को प्रभावित कर रही है। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट बिंदु पे, जो है हमारा जनसंख्या वृद्धि। अगर हम जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो इन देशों में जनसंख्या की वृद्धि जो है वो अधिक रही है।
अधिक जनसंख्या के कारण संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं की मांग बढ़ जाती है, जिससे विकास की प्रक्रिया जटिल हो जाती है। यानी जितनी जनसंख्या में वृद्धि होगी, ठीक है, उतने ही क्या होगा, हमारा संसाधनों पे और भी ज्यादा दबाव पड़ेगा, उतनी ही हमारी शिक्षा की, रोजगार की, स्वास्थ्य सेवाओं की मांग बढ़ेगी, जिससे हमारी विकास की प्रक्रिया और भी ज्यादा जटिल हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की तरफ, जो है वैश्वीकरण का प्रभाव। अगर हम वैश्वीकरण के प्रभाव की बात करें तो 1990 के बाद वैश्वीकरण के प्रभाव से तीसरी दुनिया के देशों में आर्थिक सुधार हुए। तीसरी दुनिया के देशों में क्या हुए, बहुत तेजी से आर्थिक सुधार हुए, विदेशी निवेश बढ़ा, व्यापार का विस्तार हुआ और तकनीकी विकास भी हुआ। लेकिन इसके साथ साथ प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी और छोटे उद्योगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यानी वैश्वीकरण का प्रभाव भी क्या था, वो बहुत अधिक था। 1990 के बाद वैश्वीकरण से जो तीसरी दुनिया के जो देश थे वो अपना आर्थिक सुधार कर रहे थे, विदेशी निवेश बढ़ा रहे थे, व्यापार का उससे स्तर जो हुआ वो और भी ज्यादा विस्तारित हुआ, ठीक है, और तकनीकी विकास भी हुआ। लेकिन इससे क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी, कंपटीशन भी बढ़ा आपसी देशों में, जिससे जो छोटे उद्योग थे उनके सामने क्या हुआ, एक उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ा। अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो इसका निष्कर्ष क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। इसके निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो तीसरी दुनिया के विकास की प्रकृति संघर्षपूर्ण, असमान और परिवर्तनशील रही है। इन देशों ने उपनिवेशवाद, गरीबी, जनसंख्या वृद्धि और संसाधन की कमी जैसे समस्याओं के बीच विकास का मार्ग अपनाया है। आज ये देश शिक्षा, तकनीक और उद्योगीकरण के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। यदि समानता, सुशासन और सतत विकास पर ध्यान दिया जाए तो तीसरी दुनिया के देश भविष्य में मजबूत और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पारस्परिकता से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं पारस्परिकता क्या होती है। पारस्परिकता का सामान्य अर्थ है कि आपसी सहयोग, आपसी संबंध, सहयोग और आदान प्रदान करना। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, समूह या समाज एक दूसरे के साथ समान भावना से व्यवहार करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं और बदले में सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, तो उसे पारस्परिकता हम कहते हैं। अगर हम इसे सरल शब्दों में बोलें या सरल शब्दों में समझें तो जैसा व्यवहार हम दूसरों से करते हैं वैसा ही व्यवहार हमें भी प्राप्त होता है। यही पारस्परिकता का मूल भाव है। यानी पारस्परिकता का अर्थ क्या हुआ कि जिसमें हम अपना आपसी संबंध, सहयोग, आदान प्रदान कर रहे हैं व्यक्तियों के साथ, समूहों के साथ या समाज में, अपनी समान भावना रख रहे हैं, समान भावना से सबके साथ व्यवहार कर रहे हैं, वही हमारा क्या कहला रहा है, पारस्परिकता कहला रहा है। अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करें समाज शास्त्र में पारस्परिकता को सामाजिक संबंधों की आधारशिला माना गया है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मार्सेल मॉस ने उपहार और आदान प्रदान की परंपराओं को समझाते हुए बताया है कि समाज में वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक संबंध को भी मजबूत करता है। यानी जो हमारे प्रसिद्ध समाजशास्त्री जो थे वो थे हमारे मार्सेल मॉस ने क्या बताया था कि जो हमारे उपहार उपहार और जो आदान प्रदान की जो परंपराएं हैं उनको इन्होंने बताया कि समाज में हम किस तरीके से वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन केवल आर्थिक रूप से नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी कर सकते हैं और नैतिक संबंधों को अपने मजबूत कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पारस्परिकता के प्रमुख स्वरूप कौन कौन से हैं। समाजशास्त्र में पारस्परिकता को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो 3 भाग हैं ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो आता है हमारा वो आता है सामान्य पारस्परिकता। अगर हम सामान्य पारस्परिकता की बात करें तो इस प्रकार की पारस्परिकता में व्यक्ति बिना किसी तत्कालिक लाभ की अपेक्षा से सहायता करता है। यानी सामान्य पारस्परिकता क्या है, जिसमें व्यक्ति बिना किसी तत्कालिक लाभ से क्या कर रहा है, लाभ की अपेक्षा की सहायता कर रहा है। ठीक है, यह अधिकतर परिवार और संबंधों में देखी जाती है। ठीक है, अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो माता पिता अपने बच्चों की देखभाल करते हैं लेकिन बदले में तुरंत कुछ पाने की उम्मीद उनसे नहीं रखते। तो यही हमारा होता है सामान्य पारस्परिकता। इस प्रकार की पारस्परिकता विश्वास, प्रेम पर आधारित होती है। इसमें देने पर अधिक जोर होता है लेकिन लेने की चिंता कम होती है। दूसरा जो प्रभाव है वो है संतुलित पारस्परिकता। अब हम बात करते हैं संतुलित पारस्परिकता जो होती है वो क्या होती है। इसमें क्या होता है, इसमें वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान जो होता है वो बराबरी के आधार पर होता है। ठीक है, इनमें वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान बराबरी के आधार पर होता है।
देने और पाने के बीच में इससे संतुलन होता है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, यदि कोई मित्र आपको उपहार देता है तो आप भी उसे किसी अवसर पर उपहार देते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, संतुलित पारस्परिकता हुई। व्यापारिक लेन देन भी इसी श्रेणी में आता है, जहां मूल्य के बदले में हम समान मूल्य दिया जाता है। इस प्रकार की पारस्परिकता में समय और मूल्य का ध्यान रखा जाता है। अब हम इसके तीसरे स्वरूप की बात करते हैं, जो है हमारा नकारात्मक पारस्परिकता। अगर हम नकारात्मक पारस्परिकता की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार में व्यक्ति अपने लाभ के लिए अधिक से अधिक प्राप्त करने की कोशिश करता है, चाहे दूसरे को नुकसान ही क्यों ना हो। यानी नकारात्मक पारस्परिकता में क्या होता है, व्यक्ति अपने लाभ के लिए अधिक से अधिक प्राप्त करने की कोशिश करता है, चाहे इससे दूसरे को नुकसान क्यों ना हो रहा है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, तो मोल भाव में कम कीमत देकर अधिक वस्तु प्राप्त करने का प्रयास या किसी को धोखा देकर लाभ कमाना। इस प्रकार की पारस्परिकता में स्वार्थ प्रमुख होता है और सामाजिक संबंध कमजोर हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं पारस्परिकता का महत्व। पारस्परिकता हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्या महत्व है इसका, ये भी जान लेते हैं। तो पारस्परिकता का जो पहला महत्व है वो है कि यह समाज में सहयोग और एकता को बढ़ाती है। पारस्परिकता का पहला महत्व है कि ये समाज में क्या कर रहा है, सहयोग को बढ़ा रहा है, एकता को बढ़ा रहा है। दूसरा कि समाज संबंधों को ये मजबूत बनाती है। तीसरा विश्वास और सद्भाव की भावना को भी ये उत्पन्न करती है। चौथा कि आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को भी ये स्थिर रखती है। अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। तो इसका निष्कर्ष क्या कहता है, पारस्परिकता सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह केवल वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं, बल्कि भावनाओं, विश्वास और संबंधों का आदान प्रदान भी है। सामान्य, संतुलित और नकारात्मक, इन तीन रूपों के माध्यम से समाज में विभिन्न प्रकार के संबंध बनते हैं और विकसित होते हैं। इस प्रकार पारस्परिकता समाज को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है, जो मानव जीवन को संतुलित और संगठित बनाती है। तो ये था हमारा पारस्परिकता का निष्कर्ष, जिसमें हमने जाना कि ये सामाजिक रूप से जीवन का एक मुख्य सिद्धांत होता है, जिसमें हम सिर्फ वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं करते, बल्कि हम अपनी भावनाओं का, विश्वास का, संबंधों का भी आदान प्रदान करते हैं। और ये जो इसके तीन स्वरूप आज हमने जिसकी चर्चा करी, जो हमारा सामान्य स्वरूप था, संतुलित था, नकारात्मक था, इन तीनों स्वरूप के माध्यम से क्या होता है, समाज में अलग अलग प्रकार के हम संबंध बनाते हैं और विकसित करते हैं। और पारस्परिकता क्या करती है, समाज को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और मानव जीवन को भी ये संतुलित और संगठित बनाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? भारतीय आर्थिक और समाज पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। यानी वैश्वीकरण से हम क्या समझते हैं और भारतीय आर्थिकी और समाज पर इसका कौन कौन से ऐसे प्रभाव है जिनको हमें जानना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें वैश्वीकरण के अर्थ की, तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है कि दुनिया के बीच व्यापार, पूंजी, तकनीक, जानकारी, संस्कृति और लोगों का आदान प्रदान बढ़ाना और एक दूसरे पर निर्भरता का बढ़ना क्या कहलाता है, हमारा वैश्वीकरण कहलाता है। यानी दुनिया के बीच में क्या हो रहा है, व्यापार बढ़ रहा है, पूंजी बढ़ रही है, तकनीकें बढ़ रही हैं, जानकारियां बढ़ रही हैं, संस्कृति के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं एक दूसरे की संस्कृति के प्रति, ठीक है, एक दूसरे पे उनकी निर्भरता बढ़ रही है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था केवल अपने तक सीमित ना रहकर विश्व व्यापार से जुड़ जाती है और विदेशी निवेश आने लगता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां काम करने लगती हैं और वस्तुएं, सेवाएं सीमाओं के पार आसानी से बिकने और खरीदने लगती हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। यानी जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था सीमित ना रहकर बाजार से जुड़ती है, विश्व बाजार से जुड़ती है, तो क्या होता है, विदेशी निवेश आने लगता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां काम करने लगती हैं और वस्तु और सेवाओं की जो सीमा होती है वो आसानी से बिकने और खरीदने लगती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया विशेष रूप से 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद तेज हुई। उस समय की सरकार, जिसके प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव थे, वे वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण यानी एलपीजी की नीतियां अपनाई। इसके बाद भारत की विश्व अर्थव्यवस्था जो हुई वो तेजी से जुड़ गया। ठीक है। तो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया की जो विशेष रूप से जब इसमें आर्थिक सुधार जब आया 1991 के बाद, बहुत तेजी से आर्थिक सुधार आया, उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी सिंह नरसिंह राव, और जो हमारे वित्त मंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्होंने क्या करा, उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां अपनाई। इसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था में और तेजी से इसको क्या करा गया, जोड़ा गया और बदलाव इसमें देखने को मिला। अब हम बात करते हैं भारतीय आर्थिकी पर वैश्वीकरण के प्रभाव।
यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस पे वैश्वीकरण के कौन-कौन से प्रभाव है। पहला जो प्रभाव है वो आर्थिक विकास में वृद्धि। वैश्वीकरण के कारण विदेशी निवेश यानी एफडीआई बढ़ा, नई कंपनियां आई, उद्योग का विस्तार हुआ, आईटी, दूरसंचार, ऑटोमोबाइल और सेवा क्षेत्र में तेज विकास हुआ। इससे जीडीपी में वृद्धि हुई और भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में पहचाना जाने लगा। यानी आर्थिक विकास की भी इसमें समृद्धि हुई वैश्वीकरण के कारण। दूसरा प्रभाव जो था, रोजगार के अवसर बढ़े वैश्वीकरण के प्रभाव से। कैसे कि नए उद्योग और सेवा के क्षेत्रों के विकास से रोजगार के अवसर बढ़े, खासकर आईटी और बीपीओ क्षेत्र में युवाओं को बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने का अवसर मिला। यानी वैश्वीकरण से हमारे जो रोजगार के अवसर थे वो भी बहुत तेजी से प्रभावित हुए, बड़े, उनमें और भी ज्यादा अवसर हमें देखने को मिले रोजगार के। तीसरा जो प्रभाव है वो है प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता। प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता की अगर हम बात करें तो विदेशी कंपनियों के बाजार में आने से प्रतिस्पर्धा बढ़ी, कंपटीशन बढ़ा। इससे वस्तुओं और सेवाओं की जो गुणवत्ता थी यानी जो उनकी क्वालिटी थी उसमें भी बहुत तेजी से सुधार हुआ और उपभोक्ताओं को एक तरीके से अधिक विकल्प मिले। एक वस्तु को खरीदने के लिए अधिक विकल्प मिले उनकी गुणवत्ता के अनुसार। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता में भी बहुत तेजी से प्रभाव पड़ा वैश्वीकरण का। अब हम बात करते हैं छोटे उद्योगों पर प्रभाव। छोटे उद्योगों पे क्या प्रभाव पड़ा वैश्वीकरण का? वैश्वीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव यह रहा कि छोटे और कुटीर उद्योग विदेशी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा में कमजोर पड़ गए और कई पारंपरिक उद्योग भी क्या हो गए, बंद हो गए और इससे संघर्ष बढ़ने लगा। यानी छोटे उद्योगों पर इसका जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा वैश्वीकरण का वो क्या था कि जितनी भी विदेशी कंपनियां थी उनके बीच में जो कंपटीशन था उससे क्या हो गया, जो जितने भी हमारे कुटीर उद्योग थे, ठीक है, छोटे उद्योग थे, वो सब क्या हो गए, बंद हो गए और इनके बीच में संघर्ष बढ़ने लगा। पांचवा जो प्रभाव था वो था हमारा कृषि क्षेत्र पर। ठीक है, कृषि क्षेत्र को भी वैश्विक वैश्विक बाजार से जोड़ा गया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कीमतों के उतार चढ़ाव का अवसर किसानों पर पड़ा। इससे किसानों की आय में अस्थिरता आई। यानी कृषि पे क्या प्रभाव पड़ा कि जैसे जैसे वैश्विक व्यापार को जोड़ा गया कृषि क्षेत्रों से, उसकी अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार चढ़ाव आने लगा। इससे जो किसानों की जो आय हुई उसमें अस्थिरता हुई। अस्थिरता मतलब कि जो उनकी जो इनकम थी वो उसमें तेजी से कभी तेजी से बढ़ रही थी, कभी तेजी से घट रही थी। तो इसमें उनकी जो आय की जो अस्थिरता थी वो भी हमें देखने को मिली। तो ये थे हमारे भारत के आर्थिक प्रभाव। ठीक है, भारत में जो वैश्वीकरण के जो आर्थिक प्रभाव थे वो कौन से थे। अब ये जानते हैं कि भारत में समाज पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़े। अगर हम समाज की बात करें तो पहला प्रभाव जीवन शैली में बदलाव देखने को मिला हमें। कैसे कि वैश्वीकरण के कारण लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन आया। उनका पहनावा, खान पान, मनोरंजन और उपभोक्ता वस्तुओं में पाश्चात्य प्रभाव पड़ा। फास्ट फूड, मॉल संस्कृति, ऑनलाइन खरीदारी आम हो गई। यानी अगर हम सामाजिक प्रभाव की बात करें वैश्वीकरण की तो इससे लोगों के जीवन में, जीवन शैली में बहुत तेजी से परिवर्तन आया। उनका पहनावा चेंज हुआ, उनका खान पान चेंज हुआ, उनका मनोरंजन और उपभोक्ता से संबंधित जितनी भी वस्तुएं थी उसमें भी तेजी से बदलाव आया। ठीक है, फास्ट फूड अपनाया लोगों ने पश्चिम संस्कृति से। ठीक है, मॉल की संस्कृति अपनाई, ऑनलाइन खरीदारी भी यहाँ पे फिर आम हो गई। तो दूसरा प्रभाव जो है हमारा वो है सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक प्रभाव किस प्रकार से पड़ा कि विदेशी संस्कृति के प्रभाव से जितने भी हमारे पारंपरिक मूल्य और रीति रिवाज थे उसमें बदलाव आया। कुछ लोग इसे सांस्कृतिक हास्य भी मानते हैं, जबकि अन्य इसे संस्कृति आदान प्रदान के रूप में देखते हैं। यानी विदेशी संस्कृति को हमने अपनाना शुरू करा जिससे हमारे जो पारंपरिक मूल्य और जो रीति रिवाज थे उसमें बहुत तेजी से बदलाव आया। कुछ लोग इसे संस्कृति का हास्य मानते हैं, यानी कि संस्कृति का नुकसान मानते हैं, और कुछ इसे संस्कृति के आदान प्रदान के रूप में भी देखते हैं। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे प्रभाव की, जो था हमारा शिक्षा और तकनीक। वैश्वीकरण का सामाजिक रूप से शिक्षा और तकनीक पर क्या प्रभाव पड़ा ये भी जान लेते हैं। नई तकनीकों और इंटरनेट के प्रसार से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई। ऑनलाइन शिक्षा और वैश्विक जानकारी तक पहुंचना हमारा संभव हुआ। ठीक है, पहुंचना आसान हुआ और संभव हुआ। यानी जितनी भी हमारी तकनीकी हैं और इंटरनेट से संबंधित जो क्षेत्र है हमारा शिक्षा का, उसमें बहुत तेजी से बदलाव आया। ऑनलाइन शिक्षा और वैश्विक जानकारी तक पहुंचना हमारा इससे संभव हुआ। चौथा जो इसका प्रभाव था वो था सामाजिक असमानता। वैश्वीकरण से एक और मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के अधिक अवसर मिले, वही गरीब वर्ग को उतना लाभ नहीं मिला। इससे आय असमानता बढ़ी। यानी सामाजिक रूप से अगर हम बात करें तो मध्यम वर्ग के लोग और उच्च वर्ग के लोगों को अधिक अवसर मिले, लेकिन जो गरीब वर्ग के लोग थे उनको उतने अवसर नहीं मिले, जिससे उनकी आय में हमें असमानता देखने को मिली। अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। इसका निष्कर्ष क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। अंततः वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने भारत की अर्थव्यवस्था और समाज
दोनों को गहराई से प्रभावित किया है। इससे आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और रोजगार के अवसर बढ़े हैं, परंतु सामाजिक असमानता और सांस्कृतिक परिवर्तन जैसी चुनौतियां भी सामने आई हैं। इसलिए आवश्यक है कि सरकार ऐसी नीतियां अपनाए या ऐसी नीतियां बनाए जिससे वैश्वीकरण के लाभ सभी वर्गों तक पहुंचे और इसके दुष्प्रभावों को भी कम किया जा सके। यानी जो वैश्वीकरण है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हमारी भारत की अर्थव्यवस्था और समाज पर दोनों पे क्या पड़ा, गहराई से प्रभाव पड़ा। इससे हमारी आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और रोजगार के अवसर भी बढ़े, लेकिन जो हमारी सामाजिक असमानता है और सांस्कृतिक परिवर्तन है उनके सामने भी बहुत सारी चुनौती आई। इसलिए ये जरूरी है कि सरकार ऐसी नीतियां बनाए जिससे हमें वैश्वीकरण से हम जो लाभ है वो सभी वर्गों तक पहुंचा पाए और इसके जो दुष्प्रभाव है हम उसको कम कर सके।